तो कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सीटीसी बताती है कि आपका सीटीसी एक्स है, तो सीटीसी पे मत जाइए। आप उनसे इन हैंड सैलरी की बात कीजिए निगोशिएशन करते समय। जब कभी भी आप सैलरी की बात समझ रहे हैं तो एचआर से ये समझने की कोशिश करिए कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। अब उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, इन हैंड सैलरी में ना टैक्स डिडक्शन वगैरह नहीं बताएंगे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये जो कुछ भी बता रहे हैं आप ये लमसम अमाउंट कैलकुलेट करके चलिए कि मैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, मेरी पूरी सैलरी के ऊपर अगर टैक्स डिडक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। इन सब का कैलकुलेशन का बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर ए, बी, सी और 3 सेक्शन कर दें तो ए सेक्शन हो सकता है आपका नेट सैलरी जो आपने अर्न किया है, बी सेक्शन हो सकता है जो जिसमें आपके डिडक्शंस होते हैं, सी सेक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे इंसेंटिव, बोनस इत्यादि। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद यानी कि ए माइनस बी प्लस सी करने के बाद जो फाइनल कंपोनेंट बनेगा वो आपकी सैलरी बनेगी। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल अमाउंट के रूप में आती है तो आपको प्रॉपरली ठीक तरीके से अपना टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहिए और टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपने डिक्लेरेशन भी देना चाहिए। देखिए टैक्स रिजीम अभी 2 तरीके के चल रहे हैं, एक न्यू रिजीम चल रहा है, एक ओल्ड रिजीम चल रहा है। न्यू रिजीम में भी 2 तरीके का आ गया है। इस साल से एक नया कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ है कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज तक का होगा और उसका ब्रैकेट भी चेंज हो गया है। जब आप नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो कई सवाल मन में रहते हैं, खासकर सैलरी को लेकर। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आपको कमिट किया गया वही सैलरी आएगी या नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब सैलरी आती है तो आपके कमिटमेंट के अगेंस्ट कम सैलरी आपको दिखती है। कई बार आपको नेट पे और ग्रॉस पे यानी कि सीटीसी और एक्चुअल इन हैंड सैलरी में डिफरेंसेस समझ में नहीं आते। कई बार टैक्स के डिडक्शन या अदर डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शन समझ में नहीं आते और इस वजह से बहुत ही दिमाग में उथल पुथल हो रहा होता है कि आखिर सैलरी जो कमिट की गई है कंपनी से वो सैलरी क्यों नहीं आ रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप एक नए प्रोफेशनल हो या फिर सीजन प्रोफेशनल हो, तो सैलरी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग सीजनड हैं वो कई बार अपने एक्सपीरियंस के बेस पे समझ तो लेते हैं, लेकिन खासकर नए लोगों को तकलीफ होती है समझने में कि सैलरी का ब्रैकेट क्या है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है और एक्चुअल में इन हैंड सैलरी क्या आएगी। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पे स्लिप की बात करते हैं। जो पे स्लिप आपको मिलता है, पे स्लिप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसका जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आपका एम्प्लॉय कोड, आपका नेम और आपका पैन नंबर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको चेक कर लीजिए, ये हमेशा ही करेक्ट होना चाहिए। साथ में आपके अकाउंट नंबर की डिटेल भी सही दी गई होनी चाहिए। खासकर न्यू एम्प्लॉइज के साथ कई बार गलती हो जाती है, वो अपना अकाउंट नंबर कुछ और दे देते हैं और फिर उनको सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो वो चिंता में फंस जाते हैं। तो जब कभी भी आप नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ध्यानपूर्वक अपना बैंक अकाउंट डिटेल जरूर दें। अब बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट्स की। जब आपको पे स्लिप मिलता है या फिर आपको एक ऑफर लेटर मिलता है उसमें सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अर्निंग सेक्शन, जहां पे आपका नेट पे जो आपको सैलरी के रूप में दिखाई जाती है। दूसरा कंपोनेंट यूजुअली होता है डिडक्शंस की, क्या डिडक्शंस होंगे। तीसरा कंपोनेंट हो सकता है आपको अगर कोई इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो इंसेंटिव का कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट होता है फाइनल नेट पे सैलरी, इन हैंड सैलरी। लेकिन ये सारे कंपोनेंट देखने के बाद प्लस माइनस करने के बाद कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं पहला सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में यूजुअली जो पे स्लिप दिखाई जाती है उसमें आपका बेसिक सैलरी और एचआरए होता है। बेसिक सैलरी यानी जो सैलरी आपको एक्चुअल में कमिट की गई है, जो आपका पर डे सैलरी होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है 30 दिन का या 365 दिन यानी 1 साल का, और उसके अकॉर्डिंग उसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिखाई जाती है। ये निश्चित रूप से आपको आएगा, ऐसा कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। बहुत सारी कंपनी एचआरए एक्स्ट्रा देती है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको टैक्सेशन में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इन सब में बेनिफिट हो जाता है। हम आगे इसकी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप टैक्सेशन में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड सेक्शन में आते हैं। सेकंड सेक्शन जैसे कि मैंने बताया डिडक्शन वाला सेक्शन। डिडक्शन वाले सेक्शंस में अलग अलग कैलकुलेशंस हो सकते हैं, जैसे एक पीएफ का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब पीएफ बड़ा ही कंफ्यूजिंग थिंग है। पीएफ आइडियली कंपनी आपको देती है, लेकिन जब आपको इनहैंड सैलरी मिलती है तो वो डिडक्ट होकर मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पीएफ जब कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें 2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का, दूसरा होता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का मतलब है आपकी सैलरी से एक पर्टिकुलर पोर्शन पीएफ के रूप में डिडक्ट होगा
और उतना ही एम्प्लॉय को भी देना है। लेकिन कई बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सीटीसी दिखाती है आपके पे स्लिप में या फिर आपके ऑफर लेटर में। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है, और इस चक्कर में वो अपना वाला पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी आपके सीटीसी का पार्ट दिखाती है। यानी कि जब डिडक्शन होगा तो 2 बार डिडक्शन होगा, एक आपका पोर्शन डिडक्शन होगा, दूसरा कंपनी का पोर्शन भी डिडक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने सीटीसी में इसको दिखा रखा है। अगर उन्होंने सीटीसी में नहीं दिखाया हुआ है तो वो डिडक्ट नहीं होगा, वो अलग से आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन उसको सीटीसी में दिखाती है, इसलिए कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि पीएफ मेरा डबल क्यों डिडक्ट होता है। दरअसल डिडक्शन तो एक ही बार होता है, कंपनी ने अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन भी आपके सीटीसी में दिखा रखा होता है, इसलिए वो डबल कंट्रीब्यूशन जाता है, यानी डबल डिडक्शन दिखता है। अब बात कर लेते हैं अदर डिडक्शंस की। अदर डिडक्शंस जैसे पीएफ के अलावा आपका प्रोफेशनल टैक्स हो सकता है, आपका टैक्स का डिडक्शन हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस देती है और इंश्योरेंस का डिडक्शन भी आपकी सैलरी से करती है। तो जब आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है या फिर अगर आपका पे स्लिप आया है तो दोनों में ये क्लियरली देखें कि किन किन चीजों का डिडक्शन होता है। जो भी डिडक्शंस हैं आपके एक्चुअल ग्रॉस सैलरी से वो माइनस होगा और माइनस होने के बाद नेट पे के रूप में मिलेगा। अब माइनस होते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको माइनस दिख रहा है ना, उसमें जैसा कि मैंने पिछले कंपोनेंट में बताया पीएफ का डबल डिडक्शन, वो एक डबल भी रहेगा। यानी कि एक्चुअल कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि नेट पे तो मेरा ज्यादा होना चाहिए था, मेरा नेट पे क्यों कम आया है। तो कोशिश कीजिए कि हर बार आप अपने पीएफ को 2 बार प्लस प्रोफेशनल टैक्स प्लस टैक्स अगर कोई है तो, और अगर इंश्योरेंस है तो उन सबको कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद माइनस करने के बाद जो सैलरी बन रही है वो सैलरी आपकी एक्चुअल सैलरी होगी। अब बात करते हैं एडिशनल सैलरी की। एडिशनल सैलरी के कंपोनेंट में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे अगर आपका बोनस बनता है तो बोनस हो सकता है, अगर आपका कोई ओवर टाइम बन रहा है तो ओवर टाइम इसमें ऐड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा माइल अचीव किया है, कुछ अलग तरह के इंसेंटिव्स अचीव किए, तो वो सारे ऐड होके आपके अकाउंट्स में आ सकते हैं। इन सब का कैलकुलेशन का बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर ए बी सी और 3 सेक्शन कर दें तो ए सेक्शन हो सकता है आपका नेट सैलरी जो आपने अर्न किया है, बी सेक्शन हो सकता है जो जिसमें आपके डिडक्शंस होते हैं, सी सेक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे इंसेंटिव, बोनस इत्यादि। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद यानी कि ए माइनस बी प्लस सी करने के बाद जो फाइनल कंपोनेंट बनेगा वो आपकी सैलरी बनेगी। अब इसमें टैक्स वाला एक पोर्शन रह जाता है कि टैक्स में कई बार कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार से टैक्स डिडक्शंस होते हैं और उसको किस प्रकार से अवॉइड किया जाए। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल अमाउंट के रूप में आती है तो आपको प्रॉपरली ठीक तरीके से अपना टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए और टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपने डिक्लेरेशन भी देने चाहिए। देखिए टैक्स रिजीम अभी 2 तरीके के चल रहे हैं, एक न्यू रिजीम चल रहा है, एक ओल्ड रिजीम चल रहा है। न्यू रिजीम में भी 2 तरीके का आ गया है। इस साल से एक नया कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ है कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज तक का होगा और उसका ब्रैकेट भी चेंज हो गया है। तो अगर न्यू रिजीम लेते हैं तो उसके कैलकुलेशन थोड़े डिफरेंट है, उसमें डिडक्शंस के बेनिफिट थोड़ा कम मिलते हैं, और अगर आप ओल्ड रिजीम पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे टैक्स रिडेम्पशन भी ले सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों का आप क्लेम्स कर सकते हैं। लेकिन इन सब को पूरी तरीके से समझने के लिए आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी टैक्स बेनिफिट को समझाने वाले एडवाइजर से संपर्क कीजिए, किसी सीए सीएस से संपर्क कीजिए, या फिर कोई टैक्स बेनिफिट बताने वाले वकील हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं भी आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में स्लैब के ऊपर एक नॉर्मल बेसिक वीडियो बना के दे सकता हूँ। लेकिन ये मैन टू मैन वैरी करेगा क्योंकि आपका स्ट्रक्चर अलग होगा तो उसका कैलकुलेशन भी अलग होगा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता पाना मेरे लिए वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं एक लमसम अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूँ। फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि तो करंट टैक्सेशन स्लैब है, उस स्लैब में आप जाके पहले चेक कीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं या ओल्ड रिजीम। अगर आपने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे और आप देखेंगे कि पर्टिकुलर अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद के अमाउंट पे टैक्स लगता है और उसके भी ब्रैकेट अलग अलग है। तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग उतना परसेंट कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर लगता है। अब अगर आपने ओल्ड रिजीम लिया है या न्यू रिजीम लिया है जहां पे आप बेसिकली अपना डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, खासकर ओल्ड रिजीम में, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आगे अगर आपका होम लोन है तो उसका जो अमाउंट है वो आपका बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी कार लोन या अदर लोन्स प्रोवाइड करती है, जो कंपनी फंडेड होती है उनका भी सैलरी से माइनस करके दिखाया जाता है, जिससे टैक्स आपका कम हो जाता है। जैसे कि आपने इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट कर रखा है एटीसी एटीडी के अंतर्गत, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो एटीडी में जाएगा, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो एटीसी में आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल कैलकुलेशन के ऊपर कि आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। ध्यान रखिए आपकी सैलरी के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, पहला नेट पे का, दूसरा डिडक्शंस का और तीसरा स्पेशल पेमेंट्स जैसे इंसेंटिव या बोनस का। इन तीनों का कैलकुलेशन हमेशा एक साथ होगा, यानी कि
पहला सेक्शन और लास्ट सेक्शन ऐड होगा और उसमें से डिडक्शंस माइनस होंगे। इसको कैलकुलेट करके ही आपका इनहैंस सैलरी कैलकुलेट होगा। तो कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सीटीसी बताती है कि आपका सीटीसी एक्स है तो सीटीसी पे मत जाइए, आप उनसे इनहैंस सैलरी की बात कीजिए निगोशिएशन करते समय। जब कभी भी आप सैलरी की बात समझ रहे हैं तो एचआर से ये समझने की कोशिश करिए कि इनहैंस सैलरी कितनी आएगी। अब उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, इनहैंस सैलरी में टैक्स डिडक्शंस वगैरह नहीं बताएंगे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये जो कुछ भी बता रहे हैं आप ये लमसम अमाउंट कैलकुलेट करके चलिए कि मैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, मेरी पूरी सैलरी के ऊपर अगर टैक्स डिडक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितनी इनहैंस सैलरी मिलेगी। यूजुअली जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन दे कैन हेल्प यू विद दी एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में है और इसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। कुछ कुछ कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिपार्टमेंट में लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं, वो आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझाने में हेल्प कर देंगे और साथ में वो आपको टैक्स का स्ट्रक्चर भी समझा देंगे। फिर फाइनली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में इनहैंस सैलरी आपको कितनी आने वाली है। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।